हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। आज नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड में से एक है, जिसके प्रोडक्ट्स आज खुद रोनाल्डो और राफेल नडाल जैसे बहुत से वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स यूज करते हैं। और उन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत अपनी कार की डिक्की से शूज बेचकर की थी। ये कहानी है नाइक के फाउंडर फिल नाइट की, जो खुद एक फेल्ड एथलीट थे। फिल नाइट का जन्म 1938 में अमेरिका के पोर्टलैंड के एक छोटे से शहर में हुआ। बचपन से ही वे काफी तेज दौड़ते थे और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था एक ग्रेट एथलीट बनना। स्कूल और कॉलेज से ही उन्होंने अपनी रनिंग पर बहुत काम किया और कई रेसेस भी जीती। रनिंग के साथ साथ फिल ने अपनी एजुकेशन भी जारी रखी और 1962 में उन्होंने सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कंप्लीट करी। फिल अभी भी रनिंग कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन एक सुबह अपनी रनिंग प्रैक्टिस के दौरान उनका सामना उनकी असलियत से हुआ। वे अपने स्टेट के वन ऑफ द बेस्ट एथलीट तो बन ही चुके थे, लेकिन वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एथलीट नहीं बन पाए, क्योंकि वो 24 साल के हो चुके थे और अब एथलेटिक्स में और बेटर होने का कोई स्कोप नहीं बचा था। इसलिए उस सुबह बहुत ही उदास मन से फिल ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये उनके एथलेटिक करियर का अंत है और एक ग्रेट एथलीट बनने के अपने सपने में वे फेल हो चुके थे। लेकिन तब भी वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो हमेशा इस स्पोर्ट्स के करीब रह सके। फिल को भी हर रनर की तरह अपने रनिंग शूज से बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो शूज का बिजनेस करेंगे। इसी स्टेप के साथ साथ वे आगे सोच ही रहे थे कि आगे क्या किया जाए। तभी उन्हें याद आया कि उनके MBA की पढ़ाई के दौरान उन्हें स्मॉल बिजनेस और मार्केटिंग प्लान के बारे में एक असाइनमेंट करने को मिला था। और क्योंकि फिल को शुरुआत से ही स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए फिल ने उस असाइनमेंट में जूतों के बिजनेस के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था जापान की कैमरा कंपनियों ने अपनी बेटर क्वालिटी और लो प्राइस के चलते अमेरिकी कैमरा मार्केट को डोमिनेट कर रखा था। उसी तरह जापानी शूज भी सिमिलरली अमेरिका के शूज मार्केट को भी डोमिनेट कर सकती थी। पर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के बेसिस पर पूरा बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फिल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे जापान जाएंगे। फिर नवंबर 1962 को जापान में एक टूरिस्ट के रूप में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे वहां जूतों के अलग अलग ब्रांड को एक्सप्लोर करने लगे। इसी दौरान उनकी नजर ओनित्सुका नाम के एक स्टोर पर पड़ी। वहां जाकर उन्होंने जब वहां के जूते देखे तो उन्हें पहली नजर में ही वे जूते पसंद आ गए। उन्होंने वही डिसाइड कर लिया कि वे इसी ब्रांड के शूज को इंपोर्ट करा के अमेरिका में बेचेंगे। टाइगर के शूज ओनित्सुका नाम की जापानीज कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी। उन्होंने ओनित्सुका के ऑफिस में कॉल करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली, लेकिन मीटिंग से पहले वह काफी नर्वस थे, क्योंकि एक यंग लड़का जो नेचर से काफी शर्मीला और इंट्रोवर्टेड था, वो सडनली जापान की एक बहुत बड़ी शू कंपनी से पार्टनरशिप करने निकल पड़ा था। ऊपर से ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव ने मीटिंग की शुरुआत में ही फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछ लिया। पता नहीं कैसे, लेकिन फिल के दिमाग में उनके घर में रखे ब्लू रिबन्स की इमेज आई। वही ब्लू रिबन जो उन्होंने कई रेसेस जीतकर हासिल किए थे। और फिल के मुंह से अचानक ब्लू रिबन निकल गया। उन्होंने कहा कि वह ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय ऐसी कोई कंपनी असल में थी ही नहीं, लेकिन ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव्स इस नाम को सुनकर खुश थे। मीटिंग आगे बढ़ी और फिल ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन उनके सामने पेश कर दिया। आखिर में ओनित्सुका के एम्प्लॉय इतने खुश हुए कि उन्होंने खुद फिल से कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी कंपनी ब्लू रिबन अमेरिका में टाइगर के शूज बेचे। फिल ने अपना एड्रेस दिया और टाइगर के कुछ शूजेस ट्रायल के लिए भेजने को कहा और इस तरह डील पूरी हो गई। उसके बाद कंपनी की तरफ से 12 जोड़ी जूते उन्हें उनकी पहली शिपमेंट सन 1963 में रिसीव्ड हुई। और सबसे पहले उन्होंने यह शूज अपने कॉलेज के कोच बिल बोअरमैन को दिखाए और अपने बिजनेस प्लान के बारे में भी बताया। बिल बोअरमैन को वह शूज इतने पसंद आए कि अगले ही दिन उन्होंने फिल को सीधा 50% बिजनेस पार्टनर बनाने का ऑफर दे दिया। इस ऑफर से फिल काफी सरप्राइज थे। अपने पूरे कोचिंग करियर के दौरान बिल बोअरमैन अगर किसी एक चीज से सबसे ज्यादा ऑब्सेस थे तो वह थे शूज। सालों से शूज के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते वह शूज डिजाइन में एक एक्सपर्ट बन चुके थे। उनका पूरा फोकस शूज को हल्का बनाने में रहता था। वो अक्सर बिना पूछे अपने स्टूडेंट के शूज ले लेते और उन शूज को टियर करके उनमें कई दिन तक माइनर मॉडिफिकेशन करने के बाद वापस करते थे। और सच में उनके मॉडिफिकेशन के बाद एथलीट्स की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता था। साथ में बिल बोअरमैन एक जीनियस कोच और एक नेचुरल लीडर भी थे। फिल ने बोअरमैन से हाथ मिलाया और अब वह दोनों 50-50 पार्टनर्स थे। फिल ने उसी दिन ओनित्सुका को एक लेटर लिखा और टाइगर शूज बेचने के लिए वेस्टर्न USA की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स मांगे। साथ में $1000 की टोटल कॉस्ट पर 300 शूज का पहला ऑर्डर भी दिया। इस बार शूज टाइम पर आ गए और साथ में ब्लू रिबन को वेस्ट USA की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप का राइट्स भी मिल गया। फिल को इसी का इंतजार था। उन्होंने तुरंत अपनी अकाउंटिंग की जॉब छोड़ दी ताकि वह पूरा फोकस बिजनेस में कर सके। उन्होंने शूज को अपने पेरेंट्स के घर के बेसमेंट में स्टोर करना शुरू किया और अब यही ब्लू रिबन का ऑफिस था। अब बारी थी इन शूज को बेचने की। फिल ने कई स्पोर्ट्स शॉप को टाइगर के शूज सेल करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन सभी ने अपनी शॉप में टाइगर के शूज रखने से मना कर दिया।
क्योंकि फिल के पास खुद की शॉप खोलने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने जुगाड़ लगाया। वह अपनी कार की डिक्की में शूज बॉक्सेस को भरकर जहां भी कोई एथलीट कंपटीशन होता था वहां पहुंचने लगे। वे रेस के बाद कोच, एथलीट्स और दर्शकों से बात करते हुए अपने शूज लोगों को दिखाने लगे। फिल ने पहले भी सेल्स की जॉब ट्राई की थी, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं रहे थे। लेकिन इस बार कस्टमर्स के रिस्पॉन्स ने खुद फिल को भी शॉक कर दिया। उनके शूज हाथों हाथ बिक रहे थे। वह खुद एक एथलीट रह चुके थे और इसलिए एथलीट्स की प्रॉब्लम को वे अच्छे से समझते थे। इसलिए वो कस्टमर्स को आसानी से कन्विंस कर पा रहे थे कि टाइगर की शूज उनके लिए बेस्ट हैं। केवल 2 महीनों में ही उन्होंने 300 जोड़े की पहली शिपमेंट बेच दी थी और इस बार सीधा 900 टाइगर शूज का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उनकी टोटल कमाई केवल $2000 ही हुई थी और ऑर्डर का टोटल कॉस्ट $3000 था। इसलिए फिल ने पहली बार बैंक से $1000 का लोन मांगा और बैंक ने भी ब्लू रिबन के स्ट्रॉन्ग बिजनेस को देखते हुए लोन अप्रूव कर दिया। फिर आगे चलकर ब्लू रिबन ने अपना पहला स्टोर 1966 में कैलिफोर्निया के सेंट मोनिका में ओपन किया। फिल के पास अब फाइनली एक ऐसा करियर था जिसे वह डीपली एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बिल बोअरमैन जैसा एक ट्रस्टेड पार्टनर था और एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपने आप बिक रहा था। फिल का यह सबसे खुशनुमा पल था, लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आया। फिल के नाम पर एक लेटर आया। वह लेटर एक रेसलिंग कोच ने लिखा था। वह कोच क्लेम कर रहा था कि वह रिसेंटली जापान में ओनित्सुका से मीटिंग करके लौटा है और ओनित्सुका ने उसे टाइगर शूज के लिए पूरे अमेरिका की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स दे दी है। उस कोच ने फिल को तुरंत टाइगर शूज का बिजनेस बंद करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने तुरंत ओनित्सुका को क्लेरिफिकेशन मांगते हुए एक लेटर लिखा, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसलिए फिल ने डिसाइड किया कि वह जापान जाएंगे और ओनित्सुका से इस बारे में बात करेंगे। फिल ने अपनी मीटिंग के दौरान साफ किया कि कैसे उनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्स का आर्ग्यूमेंट दिया और फ्यूचर प्लान्स भी समझाए। अगले दिन उनकी मीटिंग सीधा कंपनी के मालिक ओनित्सुका से हुई और फिल से मिलते ही ना जाने कैसे, लेकिन उन्हें फिल में ट्रस्ट हो गया। मिस्टर ओनित्सुका ने कहा कि फिल का पैशन उन्हें उनके यंग दिनों की याद दिलाती है और इसी के साथ उन्होंने फिल को वापस वेस्टर्न यूएसए की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी। फिल को इससे बहुत राहत मिली, लेकिन समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थी। बिजनेस का पहला साल कंप्लीट होने के बाद ब्लू रिबन ने $8000 की सेल्स की थी और उन्होंने दूसरी सिटी में भी एक्सपेंड करने के लिए जेब जॉनसन नाम का एक सेल्समैन भी हायर कर लिया था। जेब की खासियत यह थी कि वह भी फिल की तरह एक एथलीट रह चुका था और अपने काम को लेकर एक्सट्रीमली पैशनेट था और इसलिए बिजनेस के दूसरे साल की सेल्स $16000 यानी सीधा डबल होने वाला था। लेकिन सरप्राइजली यही उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। फिल बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते थे, इसलिए वो ओनित्सुका को एक शिपमेंट के पूरे बिकते ही ऑर्डर डबल या ट्रिपल क्वांटिटी का दे देते थे और इस ऑर्डर की पेमेंट के लिए पूरे प्रॉफिट को तो लगाना ही पड़ता था, साथ में बैंक से लोन भी लेना पड़ता था। सीधे शब्दों में कहे तो 1 साल के बिजनेस के बाद ब्लू रिबन पर हजारों डॉलर का लोन पड़ चुका था और कैश फ्लो नेगेटिव था। इसी के चलते बैंक्स ने फिल को और लोन देने से मना कर दिया और देखते ही देखते बिजनेस को चलाने के लिए पैसा था ही नहीं। ब्लू रिबन को बचाने के लिए फिल को कैसे भी पैसों का इंतजाम करना था, इसलिए फिल ने वापस से एक अकाउंटेंट की जॉब ले ली। वह अपनी पूरी सैलरी बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे। दूसरी तरफ बिल बोअरमैन टाइगर की शूज को और बेहतर बनाने पर काम कर रहे थे। बोअरमैन ने रियलाइज किया कि अमेरिकन्स की बॉडी जापानीज के मुकाबले ज्यादा लंबी और हैवी होती है, इसलिए उनके शूज भी डिफरेंट होने चाहिए। टाइगर के शूज को भी वो टीयर करके उन पर कई एक्सपेरिमेंट करते। तभी एक टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने टाइगर के ही अलग अलग शूज के बेस्ट फीचर्स को मिलाकर अमेरिकन्स के लिए एक बेहतरीन शूज डिजाइन किया। उन्होंने शूज का नाम कोटेज रखा। ओनित्सुका ने कोटेज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी और यह शूज अमेरिकन मार्केट में आते ही सुपर सक्सेसफुल हो गए। फिल के मैनेजमेंट और बोअरमैन के शू डिजाइन के चलते अगले 5 सालों में पूरे अमेरिका में टाइगर शूज वन ऑफ द टॉप शू ब्रांड बन चुके थे। 1971 तक सेल्स 1.3 मिलियन पार कर चुकी थी और बिजनेस हर साल डबल हो रहा था। और इसी के साथ फिल ने अपनी जॉब क्विट करके ब्लू रिबन को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था कि तभी जापान से एक बहुत बड़ा झटका आता है। ब्लू रिबन की सक्सेस को देखकर ओनित्सुका के अंदर लालच आ गया। वह टाइगर के शूज से होने वाली पूरी कमाई खुद रखना चाहते थे। फिल को एक कठिन फैसला लेने को कहा कि अगर फिल ने ब्लू रिबन का 51% स्टेक ओनित्सुका को नहीं बेचा तो वह किसी और को अमेरिका की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे। यह फिल के साथ बहुत बड़ा धोखा था। ब्लू रिबन को खरीदने की बात करके ओनित्सुका ने सारी हदें पार कर दी थी और इसलिए फिल ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। फिल ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि अब यह ऐसा समय है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। किसी और के ब्रांड को बेचने का टाइम अब खत्म हो चुका। अब टाइम है अपना खुद का ब्रांड बनाने का। इसी के साथ उन्होंने ओनित्सुका से पार्टनरशिप तोड़ दी और खुद के ब्रांड के शूज मैन्युफैक्चर करने की ठान ली। इसमें उनका पहला कदम था एक नया लोगो बनाना। फिल चाहते थे कि उनके शूज ब्रांड का लोगो एथलीट्स के अंदर एक जोश, इमोशन और जीतने की इच्छा पैदा करे और साथ ही लोगो ऐसा होना चाहिए जो शूज के साइड में फिट हो सके। उन्होंने लोगो डिजाइन के लिए एक ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट को हायर कर लिया। फिर कुछ दिन बाद स्टूडेंट ने कई डिजाइन दिखाए
जिसमें उन्होंने एक कर्व और राइट चेक मार्क जैसा दिखने वाला लोगो सेलेक्ट किया। फिल ने उस ग्राफिक डिजाइनर स्टूडेंट को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहा और $35 की फीस पे करी। लोगों के बाद अब अगला कदम था ब्रांड का नाम चुनना। फैल्कन और डायमेंशन 6 जैसे कई नाम सजेस्ट किए गए, लेकिन फिर कंपनी के पहले सेल्समैन जेब जॉनसन ने सबको बताया कि लास्ट नाइट उनके सपने में एक बहुत ही अच्छा नाम आया है और वह नाम था नाइकी। ग्रीक में जीत की देवी को नाइकी कहा जाता है, इसलिए यह नाम बिल्कुल फिट बैठ रहा था और इस नाम को चुन लिया गया। इसके बाद फिल ने एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को शूज बनाने के लिए हायर कर लिया और शूज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई और फाइनली 30 मई 1971 को नाइकी ब्रांड के शूज पूरी दुनिया के लिए ऑफिशियल लॉन्च हो गए। लेकिन नाइकी की कोई भी पहचान या ब्रांड वैल्यू उस समय नहीं थी और ना ही कोई नाइकी को जानता था। इसके साथ ही एडिडास, पुमा और अब खुद टाइगर जैसे ब्रांड नाइकी के लिए सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे। इसलिए फिल ने इस सभी कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए कुछ अलग और यूनिक करने का सोचा जिससे लोगों का नाइकी पर ध्यान जाए। इसके लिए उन्होंने मार्केटिंग के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज किया जो उस समय 1970 में कोई भी नहीं कर रहा था। उन्होंने देखा कि ज्यादातर रनर्स उसी ब्रांड के शूज पहनना पसंद करते थे जिस ब्रांड के शूज दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स पहनते थे। इसलिए नाइकी ने उस समय के बेस्ट रनर स्टीव फ्री फाउंटेन के साथ $5000 की सालाना डील की नाइकी को प्रमोट करने के लिए। फिल की दूसरी स्ट्रेटेजी थी अपनी सेल्स टीम के लिए उन्हीं लोगों को चुनना जो या तो खुद एथलीट्स रह चुके थे या फिर एथलेटिक्स के लिए बहुत पैशनेट थे। इससे होता ये था कि सेल्स टीम अपने कस्टमर जो ज्यादातर एथलीट्स होते थे उनकी प्रॉब्लम्स और जरूरतों को अच्छे से समझ पाते थे, जिससे ना कि सिर्फ नाइकी की सेल्स बढ़ी बल्कि लोगों का ध्यान भी नाइकी ब्रांड की ओर बढ़ने लगा। इन दो स्ट्रेटजीज के अलावा फिल ने अपना एक्सपीरियंस, पुराने कस्टमर बेस और बिल बोअरमैन के शूज डिजाइन का फायदा उठाकर नाइकी को ग्रो किया। इन सभी स्ट्रेटजीज के चलते देखते ही देखते 1980 तक नाइकी में काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या 2700 हो चुकी थी। इसके साथ ही कंपनी $270 मिलियन की सेल्स का आंकड़ा छूने ही वाली थी और एडिडास को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका की सबसे बड़ी एथलीट शू कंपनी बन चुकी थी। फिल को अब आखिरकार यह महसूस होने लगा था कि उन्होंने पूरे अमेरिका की सबसे स्ट्रॉन्ग एथलेटिक्स ब्रांड बना ली है। लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसी कंपनी की जिसने नाइकी की नींव को हिला के रख दिया और वह कंपनी थी रीबॉक। नाइकी का फोकस हमेशा से अपने शूज को स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट बनाने का था। वो ज्यादा लुक्स और स्टाइल में ध्यान नहीं देते थे, लेकिन 1980 में फैशन ट्रेंड और एथलेटिक्स शूज के नजरिए को लेकर लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब लोग केवल एक स्ट्रॉन्ग और बेटर परफॉर्मेंस वाला शूज नहीं चाहते थे, बल्कि एक ऐसा शूज चाहते थे जो परफॉर्मेंस के साथ साथ लुक्स में अट्रैक्टिव और स्टाइलिश हो, और रीबॉक ने कस्टमर को वही दिया। और इसी के चलते नाइकी ने अपने शूज में बदलाव ना करने और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस शूज बनाने के फैसले में अटके रहने के कारण उनके कस्टमर का उनसे कनेक्शन टूटने लगा, जिसकी वजह से कंपनी को पहली बार लॉस हुआ और कई एम्प्लॉयज तक को कंपनी से बाहर करना पड़ा। 1986 में रीबॉक नाइकी को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका की सबसे बड़ी एथलीट शू कंपनी बन गई। नाइकी को अपना अस्तित्व बचाने और फिर से ग्रो करने के लिए जल्द ही कुछ चमत्कार करना था, और ये चमत्कार करने के लिए नाइकी ने चुना मैजिकल बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन को, क्योंकि माइकल जॉर्डन उस समय के उभरते सितारे थे और फिल को मालूम था कि वह फ्यूचर में बास्केटबॉल के सबसे बड़े और खूंखार प्लेयर बनने के काबिल है। इसलिए फिल ने माइकल जॉर्डन को नाइकी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन कर लिया। साथ ही नाइकी ने माइकल जॉर्डन के नाम पर एयर जॉर्डन नाम के बास्केटबॉल स्नीकर्स भी लॉन्च किए, क्योंकि जॉर्डन से पहले बास्केटबॉल शूज काफी नॉर्मल और बोरिंग होते थे। इसलिए एयर जॉर्डन ने अपने बोल्ड कलर्स और स्टाइलिश डिजाइन के चलते बास्केटबॉल शूज के ट्रेंड को रातों रात बदल कर रख दिया। आगे चलकर एयर जॉर्डन वो ऐतिहासिक शूज बने जिसने पूरे वर्ल्ड में स्नीकर कल्चर की शुरुआत की। उन दिनों माइकल जॉर्डन अपने बेस्ट फॉर्म में थे। माइकल इन शूज को गेम्स के दौरान पहनकर प्रमोट तो करते ही थे, साथ में नाइकी ने माइकल के साथ एड्स भी करना शुरू कर दिया। इन दो जबरदस्त स्ट्रेटजीज की बदौलत नाइकी ने लॉन्च के पहले ही साल $100 मिलियन के एयर जॉर्डन स्नीकर्स बेच डाले और फाइनली रीबॉक को वापस आईना दिखाते हुए पीछे छोड़ टॉप में पहुंच गए। इस सक्सेस के बाद नाइकी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1990 में उन्होंने अपने बिजनेसेस को ग्लोबल लेवल पर ले गए और एक के बाद एक नई कंट्रीज में खुद को बढ़ाते चले गए। नाइकी शूज के अलावा बाकी स्पोर्ट्स वियर जैसे जैकेट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स एटसेट्रा में भी एंट्री ली और आज वे करीब 12 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ नाइकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। दोस्तों, सच में नाइकी और उनके फाउंडर फिल की यह जर्नी हमारे लिए एक्साइटिंग और इंस्पिरेशन रही है। फिल ने अपनी बुक शू डॉग में कहा है कि अगर लोग आपके आइडियाज को पागलपन कहते हैं तो कहने दे, बस चलते रहिए जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाए। रुकने के बारे में सोचे भी ना, पर इसमें आपकी नॉलेज और इंटरेस्ट दोनों होने चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट केस स्टडी आप किनके ऊपर चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम ऐसी बढ़िया केस स्टडी आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।